सभी भाइयों को और बहनों को जय हिंद। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल मिशन मेरिट पे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं और वो सीरीज आपको थंबनेल पे बखूबी दिखाई दे रहा होगा। एलोटेरिया का जो नया एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक आया है उसमें आज हिस्ट्री का हम लोग जो चैप्टर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सीधा डायरेक्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और इसमें से कुछ ऐसे 10 प्रश्न हैं जो आप कभी पढ़े नहीं होंगे, जिसको आप देखे भी नहीं होंगे। तो आइए डायरेक्ट चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। सीधा कह रहा है कि सुलेमान और किरथर पहाड़िया जो है ये कहाँ लोकेटेड है। जो सुलेमान और किरथर जो पहाड़िया है ये कहाँ स्थित है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या म्यांमार? ठीक है, कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी नंबर आपका राइट होगा, यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, सेकंड आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो पहाड़िया है सुलेमान और किरथर ये किन दो पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? तो अगर पर्वतमाला बोलेगा किन दो पर्वतमाला के बीच स्थित है तो क्या बताइएगा? आप बताइएगा सिंधु और बलूचिस्तान। ठीक है, तो इन दो पर्वतों के बीच में कौन सा स्थित है? तो आपका सुलेमान और किरथर पहाड़िया स्थित है। ठीक है, और ये जो है पाकिस्तान के पूरब में है, दक्षिण पूरब में लोकेटेड है। ठीक है, और वहां पर किरथर राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो किरथर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पाकिस्तान में आपका स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए, सिंधु तथा हिदोस, सिंधु और हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा? ठीक है, सर्वप्रथम किसने कहा था? ये सिंधु और क्या है तो हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा? तो सर्वप्रथम किसने कहा था? ईरानी तथा यूनानियों ने। ईरानी तथा यूनानियों ने। आप सबको पता है कि जो हमारा हिंदुस्तान जो शब्द है, ये हिंदुस्तान शब्द किससे आया है? तो हिंदू से आया है। किससे? हिंदू से आया है। ठीक है, किससे आया है? हिंदू से आया है। क्लियर हो गया? जो सिंधु जो देख रहे हैं ना, सिंधु कहा ईरानी ने और हिदोस अथवा इंडोस जो है ये यूनानियों ने कहा था। क्लियर हो गया यहाँ पर? ठीक है, जैसे भारत को 5 नामों से जाना जाता है, आप सभी को पता है। और हिंदुस्तान जो शब्द है वो किस शब्द आया है, कहाँ से आया है? तो हिंदू शब्द से आया है। हिंदू शब्द से हिंदुस्तान बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पांडुलिपि किस भाषा में लिखा गया है? पांडुलिपि किस भाषा में लिखा गया है? तो पांडुलिपि हम लोग उसको कहते हैं ना कि हाथ से लिखे हुए से गए। क्या कहते हैं? हाथ से लिखे गए, तो उसे कहते हैं पांडु, क्या कहते हैं? पांडु लिपिया। क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। तो हाथ से लिखे जाते हैं उसे कहते हैं पांडुलिपिया कहते हैं, जिसे तार तार पत्र पर लिखा जाता है। ठीक है, अब मान के चलिए पहले के जमाना में मोबाइल तो था नहीं, कैमरे तो थे नहीं कि वहाँ चीज़ें, नोटबुक तो था नहीं, नोटबुक के लिए मोबाइल तो था नहीं कि कैमरा से खींचे और सारा का सारा वर्ड हम अपने मोबाइल में रख लिए। वहाँ लोग जो है जैसे वेदों का हो गया, आपका राजाओं का बारे में विवरण जानना हो, धार्मिक चीज़ों को लेकर जो लिखना है, तो वो सब तार पत्र होता था, उसमें लिखा जाता था। उसी को हम लोग जो पांडुलिपि कहते हैं, ताकि आगे चल के चीज़ों को क्लेरिफाई मिल सके कि हाँ जितना भी आर्कोलॉजिकल फैक्ट है, चाहे प्राचीन इतिहास हो गया, इन सब की जानकारियां जो मुख्य स्रोत जो मिलती है वो पांडुलिपि से ही मिलती है। ठीक है, अगर प्रश्न आपसे पूछेगा कि पांडुलिपि से हमें किन किन चीज़ों की जानकारी मिलती है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। पहला, राजाओं के बारे में। ठीक है, दूसरा धार्मिक जीवन।
आपका हो जाएगा व्यवहारिकता, इन सब की जो जानकारियाँ होती है वो पांडुलिपियों को देखने को हमें मिलती है कि पहले के राजा कैसे थे, पहले की धार्मिक मान्यता कैसा था, वहाँ के जो पूजा पाठ होते थे धार्मिक मान्यता के अनुसार वो किस तरह से होते थे। तो इन सब की प्रमुख जानकारी जो है हमें पांडुलिपियों में ही देखने को मिलती है। आपको हम एक बात बताते हैं, मान के चलिए जो पांडुलिपि हो गया, आज वेद हम लोग जानते हैं कि वेद 4 होते हैं, ये वेद को कब लिखा गया है, तो फिर भी लोग आज कंटिन्यू है कि नहीं है, तो लोग उसमें थोड़ी ना नोट डायरी या कैमरा लेके रिकॉर्डिंग लेके रखते थे कि हाँ बोलिए हम लिखते हैं। उसमें लोग जो धार्मिक गुरु होते थे, जो हमारे सबसे बड़े जो ज्ञाता होते थे इतिहास के, वो क्या करते थे, उनके बातों को यहाँ नोट डाउन करते हैं। आज जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप किसी और को पढ़ाइएगा, तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप सीखिएगा, फिर आप किसी और को बताइएगा, तो ये चीज़ें निरंतर जो है कंटिन्यूटी बेसिस पे चलते रही डे बाय डे। इसी तरह से वेद क्या होगा, वेद का ज्ञान का प्रकाश हुआ, धीरे धीरे विकसित होता चला गया। ठीक है, प्रश्न उठ रहा है कि पांडुलिपियों को किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भी है, प्राकृत भी है और तमिल भी है। तो ऑल ऑफ दिज यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, इसका कारण क्या बताया है, बड़े आकार के कारण, ठीक है, स्टेटमेंट भी ठीक है, समुद्री पहाड़ियों तथा पर्वतों के बटे होने के कारण, ये दोनों स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है और ऑप्शन थर्ड क्या है इसका राइट आंसर होगा, थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बड़े आकार के कारण आप सबको पता है कि हमारा भारत जो है क्षेत्रफल में कैमा है, तो क्षेत्रफल में हमारा 7वां स्थान रखता है। और अगर राज्य की बात करेगा तो राज्य में जो प्रथम है क्षेत्रफल में वो आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान। और अगर छोटा की बात करेगा, छोटा जो छोटा हो जाएगा कौन, गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में हमारा 7वां स्थान है हमारा भारत का, और राज्य में पूछेगा तो राजस्थान हो गया, और छोटा पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, और भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि बड़े आकार के कारण, समुद्री पहाड़ियों तथा पर्वतों के बटे होने के कारण। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आएंगे आपका कि पांडुलिपियों का क्या इंपॉर्टेंट है, जो पांडुलिपि होता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चा, धार्मिक मान्यता व्यवहारिकों की चर्चा, स्तंभ लेखों का अध्ययन। तो ऑल ऑफ दीज हम पहले भी बता चुके हैं, क्या 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप सभी को पता है क्वेश्चन वही डील कीजिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मायने रखता है। जो सिलेबस में 4-5 साल से पूछा ही नहीं जा रहा उसको अकॉर्डिंग हम क्यों पढ़ें। जो हाईलाइटेड चैप्टर है, जो हाईलाइटेड टॉपिक है, उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन वही लाए हैं जो इसके फैक्ट जो भी निकलेंगे वो सबसे क्लियर निकलेंगे, जो कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट छपने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी डी। ठीक है, चलिए बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार कीजिए। ठीक है, और इससे कम से कम 6-7 फैक्ट निकलेंगे, वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। कह रहा है कि बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा करा, पुरातात्विक को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है, ये भी हमारा सही है। लोग क्या करते थे ना, तो जो गड्ढे रहते थे ना, अभी गांव देहात में देखते हैं, तो उसको गड्ढे को खंद करके नीचे एक छोटा सा कैबिन बनाते थे ताकि वहां पर लोग रह सकें। आज के लोग में जैसे रेस्टोरेंट वगैरह कहते हैं कि यार नीचे है, वहां जाकर नीचे जाना पड़ेगा आपको, तो उस समय भी लोग क्या करते थे, गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे। ठीक है, और वहां पे झोपड़ियों के अंदर और बाहर क्या करते, दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलता है। क्लियर हो गया। और पूछेगा कि ये लोकेटेड कहाँ है, तो ये आपका कश्मीर में है। कहाँ है, कश्मीर में। ठीक है, और यहां से आपको के सौ दफनाने की 100 दफनाने का जो है अवशेष मिला है।
कुत्ते के शव को दफनाने का जो अवशेष मिला है वो बुर्ज होम से मिला है, और ये लोकेटेड कहाँ है, तो आपका कश्मीर में है। कहाँ है, कश्मीर में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए संभाविता रूप से सबसे पहले मनुष्य द्वारा गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया कहाँ? हड़प्पा में, लोथल में, मेहरगढ़ में या भीमबेटका में? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सबसे पहले हम बता देते हैं कि लोथल कहाँ है, तो लोथल आपका गुजरात में है। कहाँ? ये गुजरात में स्थित है। सबसे पहली बात आपका यहाँ जो है चावल का नवीनतम पैमाना भी मिला है। कहाँ? चावल का, ठीक है, चावल का जो पैमाना मिला है वो लोथल कहाँ है, गुजरात से देखने को मिला है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? मेहरगढ़ आपका बाबू ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ है, तो पाकिस्तान में स्थित है। दूसरी चीज, लोथल से एक और पैमाना मिला है, क्या? डॉक यार्ड। क्या मिला है? डॉक यार्ड मिला है। डॉक यार्ड आपको कहाँ से मिला है, तो आपका लोथल से देखने को मिला है। ठीक है, जैसे अब आपके प्रश्न मन में उठेगा कि भारत में ऐसा कौन सा बड़ा स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है, तो भारत का सबसे बड़ा स्थल अगर पूछेगा, सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है, तो आपका राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी। ठीक है, जो कि कहाँ है, तो ये आपका हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। एक हमारा दूसरा है कालीबंगा। कालीबंगा ये आपका स्थित है कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में। और यहाँ जोते हुए हल का पैमाना, जोते हुए हल पैमाना, ये कहाँ से मिला आपका, तो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? कालीबंगा। और हल का टेरकोटा, एक प्रश्न आता है, हल का टेरकोटा, हल का टेरकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपका वानवाली से। कहाँ से? वानवाली से। तो ये दोनों प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्लियर हो गया? जोते हुए खेत का जो पैमाना मिला है वो कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। दूसरी चीज, लोथल से हमको क्या मिला है? डॉक यार्ड। ठीक है, स्विमिंग पूल जिसको कहते हैं, डॉक यार्ड। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। और इस प्रश्न का जो सबसे पहले मनुष्य ने गेहूं, जौ उगाना, भेड़ बकरी पालना, ये कहाँ से स्थित किया, तो आपका मेहरगढ़ से स्थित। कहाँ? मेहरगढ़ से। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 12,000 साल पहले घास के मैदानों को क्यों बनने लगे थे? 12,000 साल पहले जो है घास वाले मैदान क्यों बनने लगे? पेड़ पौधे के काटने के कारण, उपजाऊ भूमि के कारण, या कृषि की अधिकता के कारण, या जलवायु परिवर्तन के कारण? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि उपजाऊ भूमि के कारण। क्या होगा? उपजाऊ भूमि के कारण। ठीक है, चलिए। नवपाषाण काल के औजार के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो यहाँ पे क्या औजार पॉलिश किए जाते थे? एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। औजार पॉलिश किए जाते थे, बिल्कुल करेक्ट है। इस अवधि में ओखल और मसूल का उपयोग अनाज को परिसन पीसने के लिए किया जाता था। तो ये भी हमारा क्या है? सही है, यानी कि दोनों को दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रारंभिक जो है मानव अखेट खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? एक जगह रुकने के कारण वहां के फल, वृक्ष तथा जानवर को खाकर समाप्त कर देते थे। तो ये क्या है? अपने आप में सही है। दूसरा क्या करा कि शिकार ढूंढने के कारण। तीसरा क्या करा? मवेशी के चारा ढूंढने के कारण, या मौसम बदलने के कारण। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
एक मिनट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस समय जो है पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था, एकदम अपने आप में सही प्रश्न है, ठीक है। और पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, एकदम सही है। और इस समय पुराने किस्म के औजारों को अनुपस्थिति थी, ये भी क्या है हमारा सही नहीं, ये औजार अवस्थित नहीं होते थे। क्या होगा इसमें कुछ डाउट है, केवल और केवल 1 और 3 होगा इसका, 1 और 3, और 1 और 2 नहीं 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 नहीं, क्या बोले, हाँ हाँ ठीक है। चलिए प्रिंटिंग नहीं है बाबू, यहाँ पे क्या होगा कि 1 और 3 होगा, बड़े आकार के नहीं, छोटे थे, कितना छोटे आकार के, छोटे आकार के, क्लियर। चलिए सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ, अंत होने का समय बोल रहा है, ये नहीं कि वहाँ विघटन होने का नहीं बोल रहा है कि वह विलुप्त हो गया क्यों खराब, वो नहीं बोल रहा, अंत होने का क्या पैमाना है। हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, ये भी अपने आप में सही है कि धीरे धीरे लोग पलायन की ओर अग्रसर कर रहे थे, ठीक है। मोहरे लेखन तथा बांटों का प्रयोग बंद हो गया, ये भी क्या है सही हो गया। कच्चे माल का आयात घट गया, ये भी अपने आप में सही है। और नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई, ये भी अपने क्या है सही है। यानी कि 1, 2 और 3, 4, ऑल ऑफ दीज, चारों ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए कि हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का क्या कारण है, सबसे बड़ा रीजन पूछेगा कि पतन होने का क्या कारण है, पतन होने का कारण क्या है, पतन होने का कारण सबसे बड़ा पूछेगा। तो इस प्रश्न को होगा कि आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण माना जाता है, आर्यों का आक्रमण सबसे ज्यादा माना जाता है कि हड़प्पा जो पतन होने का कारण सबसे मुख्य क्या माना जाता है, तो आर्यों का पतन, आर्यों का आक्रमण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पाई संस्कृति के संबंध में सही कथन को मिलान कीजिए, ठीक है। जैसे आपका वस्तु है जहां पर दिया हुआ, दूसरा में आयात स्थान है, तो आपका तांबा जो हो गया वो तांबा आपका हो जाएगा कहां से, तो तांबा आपका राजस्थान, और टीन जो है कर्नाटका, और सोना जो होगा आपका अफगानिस्तान। यानी 1 का 2 और 2 का हो जाएगा आपका 3 और 3 का हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में बोल रहा है, ज्योग्राफिकल व्यू में नहीं बोल रहा है, ठीक है। चलिए हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने कौन कौन सी अटकलें लगाई है। देखिए इस तरह से प्रश्न लग जाएगा, जैसे नदियों के सूखे होने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, या चरागाह मैदान के समाप्त होने के कारण, या बाढ़ के कारण, या शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सब दीजिएगा कि क्या हो सकता है, एक प्रश्न आपके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। चलिए हड़प्पा कहाँ स्थित है, हड़प्पा कहाँ अवस्थित है, लोकेटेड है, भारत के पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, या पाकिस्तान राजस्थान में, या पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो हड़प्पा जो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, कहाँ सिंध प्रांत में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कहाँ है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, क्लियर। महान स्नानागार जो है कहाँ स्थित है, देखिए कितना बड़ा प्रश्न है, महान स्नानागार कहाँ है, मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अग्निकुंड के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं, तो अग्निकुंड का अवशेष जो मिला है आपका कलिबंगा से है और लोथल से है, बाकी जगह से नहीं मिला था। 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका कलिबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में, पहले ही बता चुके हैं कहाँ, राजस्थान। दूसरी चीज आपका लोथल गुजरात में है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अग्निकुंड के अवशेष कहाँ से देखने मिले हैं, तो आपका कलिबंगा और लोथल। लोथल से आपका बताए थे चावल है, ठीक है, चावल का पैमाना आपका। उसके बाद दूसरा पूछेगा, तो दूसरा यहाँ पे डॉकयार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डॉकयार्ड आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है, ठीक है।
तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपका ऑप्शन थर्ड होगा। क्लियर? चलिए, हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो विशाल स्नानागार था, अन्नागार था, योजनाबद्ध नगर निर्माण था, पकाई ईंटों का निर्माण था। यानी कि सारे के सारे ऑप्शन आपका क्लियर सही है, ऑप्शन डी। हड़प्पाई जो नगरों की जो विशेषता थी वो विशाल स्नानागार था, जो कि कहाँ से मिला है? आपका मोहनजोदारो से। कहाँ? मोहनजोदारो। ठीक है, विशाल स्नानागार। दूसरा वहाँ क्या था, सबसे प्रसिद्ध था कि अन्नागार था, अनाज रखने का भंडारण होता था सबसे ज्यादा। फिर योजनाबद्ध नगर निर्माण था, एक सिस्टमैटिक ढंग से था, ऐसा नहीं कि एक घर यहाँ है तो 10 घर के बाद दूसरा घर है, एकदम असेंडिंग डिसेंडिंग की तरह रहता था। ठीक है, और पक्की ईंटों का प्रयोग होता था उन मकानों के लिए। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिया गया, जैसे यहाँ घोड़ा नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, जो कि भीमा नदी की एक सहायक नदी है, यह अपने आप में सही है। इस स्थल पर लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का निवास था, यह भी हमारा सही है। इस स्थल पर दफनाने की सम्मान प्रथा अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लिटाया जाता था और उसके सिर दक्षिण की ओर होता था। तो यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। आपका ए भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। फटाफट हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, चलिए, ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? ऋग्वैदिक जो काल हुआ उसमें दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था, उनके राजा बनने के स्वताधिकार प्राप्त था, या उनके काम के लिए ऊंची मजदूरी जाती थी, या उनके कठिन काम करने से छूट प्राप्त होती थी? तो दासों का जो कंडीशन था ऋग्वैदिक काल में, वो आपका उनके काम के लिए ऊंची मजदूरी दी जाती थी। ठीक है, चलिए, वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो राजा के पास लोगों को एकत्र करने की शक्ति थी और राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो ये भी हमारा क्या अपने आप में सही, यानी कि दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो गया। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा जो सिंधु नदी है, नदी को जो है अधिक बार चर्चा है, सबसे अधिक बार, सबसे अधिक चर्चा है काल में। ठीक है, चलिए, महापाषाण के मृतकों को विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, उन्हें क्या कहा जाता था? उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन, या काले और लाल बर्तन, या चित्रित धूसर मृदभान? तो क्या कहा जाता था? चित्रित धूसर और मृदभान। यानी कि महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों को से दफनाया जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था? चित्रित धूसर और मृदभान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था, जिसके बाद उसके सैनिकों ने आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया? झेलम, ब्यास, सतलुज या सिंधु? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सब दीजिएगा जल्दी कमेंट बॉक्स में, और देखेंगे जिन्होंने भी नहीं दिया है कमेंट बॉक्स में, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स में वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस बुक के साथ, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जिस संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था? जो बज्जी संघ में सभाओं को भाग लेने से किन समूहों को जो है बाहर रखा गया? विदेशी और व्यापारी, महिलाएं, दास कामगार, युवा, राजा और सैनिक, या पुरोहित और भिक्षुक को? ठीक है, तो बज्जी संघ में जो भाग लेने के लिए किन समूहों को रखा जाए? इस प्रश्न का उत्तर आपको बाद में देंगे, लेकिन आपको सबसे पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट जनपद है उसके बारे में जान लीजिए। जैसे 16 महाजनपद हुआ, कितना? 16 महाजनपद है। ठीक है, 16 महाजनपद, जिनकी जो सूचना है या इनका विवरण जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय,
अंगुत्तर निकाय, और दूसरा क्या है तो भागवती सूत्र, भागवती सूत्र में। ठीक है, 16 महाजनपदों का जो है निकाय कहाँ देखने को मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय या फिर भागवती सूत्र में। ठीक है, लेकिन हमारा प्रश्न है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है जो कि आपके लिए जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या हो गया, बज्जी, अंग हो गया, नहीं दोस्तों मगध बोल रहे हैं, पहले मगध, मगध हो गया। ठीक है, फिर आपका वत्स हो गया, उसके बाद आपका आता है एक और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वत्स हो गया। उसके बाद एक और है आपका जैसे क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में आते रहता, हम भूल रहे हैं अभी। काशी, काशी है आपका। ठीक है, तो ये ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है, और ज़्यादा बार रिपीट होने के चलते आपको पता होना चाहिए कि बज्जी आपका वैशाली, जो कि कहाँ बिहार में है, अथी बिहार में वैशाली, और ये सबसे शक्तिशाली था। सबसे पहले उद्गम जो हुआ, सबसे पहले और मजबूत कौन था, तो आपका बज्जी था। वैशाली सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा, बज्जी। ठीक है, चलिए दूसरा मगध, मगध की राजधानी जो राजगीर थी प्रथम, बाद में क्या हुआ कि बाद में पाटलिपुत्रा कर दिया गया। ठीक है, वत्स जो आपका है कौशाम्बी, कहाँ कौशाम्बी में है। ठीक है, काशी आपका वाराणसी, कहाँ वाराणसी। क्लियर हो गया। चलिए, तो आई होप आप सबको ये चार को इसलिए करवाए ना कि एग्जाम में यही चारों जो है बार बार पटकनी देते रहता है, बार बार इंसान को कंफ्यूजन करते रहता है। सुरसेन, मथुरा, उसमें तो बहुत बात की बात है, 16 महाजनपद जानने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो एग्जाम में मोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो सीरीज था हमारा, ये आज हमारा क्लियर हुआ, जो कि 25 प्रश्न निकाल आए थे, और आगे आपका जो है इससे आगे जो होगा वो पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा। हम चाहते हैं कि जितना आपका सपोर्ट रहेगा भाई आपका उतना ही मजबूत रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।